हीरा मंडी के अंदर डांस होता था या जिस्म फरोशी। एक बुजुर्ग तवाइफ, मैंने उसे कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है अपनी बहन बेटियों के साथ इस तरह का बिजनेस करती हैं। तो उसने जो मुझे कहा वो हैरान कुन था। कहती जो आप जैसे लोग हमारे पास आते हैं ना, ये उन्हीं की बेटियां होती हैं, फिर उन्हीं की बच्चियां जवान होती हैं, तो मुमकिन है कि उन्हीं के बेटा आके कल को। वो लोकेशन क्या है? वो दो तीन कोई गलियां थी या दो नहीं, तीन मेन कोठियां बाजार थी? था पूरा, बाजार हुसन। यहाँ से स्टार्ट में माइग्रेट हुआ बाग मुंशी लद्दा, जिसको आप कहते हैं शफीकाबाद। और ये ऑफिसेस कितनी तादाद कितनी थी? तकरीबन जितने वहाँ पे घर है ना, जितने दरवाजे हैं, वो हर एक में एक दफ्तर था। और ये लफ्ज़ मैंने एक दलाल से सुना, वो कहता जी कि बाजी ऑफिस लंदी है। मामा मुदा एक करेक्टर सुनते हैं, वो कौन था? आप बिलीव करेंगे, मेरी उनसे मुलाकात है। ये दलाल थे। मैं इनको बब्बर शेर कहता हूँ, क्योंकि आपको पता बब्बर शेर कमा के नहीं खाता, शेरनी कमा के लाती है तो वो खाता है। ये बब्बर शेर है साहब। हिस्ट्री में ले जाएं कि क्या कुछ वहां पर आपने देखा। आपको एक मैं सच्चा वाकया सुना रहा हूँ। रक्स कर रही है तवाइफ का एक गाना अभी पूरा नहीं हुआ था, वुड यू बिलीव के मैं रोने लग गया। अच्छा, उन तवाइफों ने अपना कुछ बनाया, दौलत वगैरह, बैंक बैलेंस, घर बार। इसमें भी मैं समझता हूँ किस्मत की बात है। कुछ इतनी बड़ी हो गई कि जिनकी जायदाद के लिए उनके कत्ल तक लोगों ने करवा दी। नादरा उनमें से एक है। आज तक नादरा का कातिल किसी को नहीं पता चला। एक मुबैना इतला है मेरे पास, नाम लेना चाहिए मुझे उसका कि नहीं? मशवरा ले दें आप। तवाइफ भी कहते थे, मार भी देते थे, माल भी खा लेते थे। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के अंदर हमने सोशल क्राइम पर बात की। हमने डिस्कस किया हीरा मंडी की हिस्ट्री को, तवाइफ कल्चर को, कैसे ऑफिस लगते थे, उसके बाद जिस्म फरोशी की तरफ ये मामलात कैसे चले, ब्रोथल हाउसेस कैसे ओपन हुए, लाहौर के अंदर कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ड्रग्स आती है, और पार्टी कल्चर। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अब तक सोच डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शाहजी, आज से कुछ माह पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था लाहौर के अंदर कौन कौन सा जुआ होता है और गैम्बलिंग एप्स जो हैं वो कैसे चलती हैं। उस वक्त डकी भाई पकड़े नहीं गए थे, एनसीसीआई का कोई एक्शन नहीं था, लेकिन उस पॉडकास्ट के बाद हमने देखा कि एक क्रैकडाउन होता है। डकी भाई इस टाइम जेल में है। आज के पॉडकास्ट में एक और सोशल क्राइम है, उस पर बात मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले जानना चाहूँगा लाहौर में हीरा मंडी की जो हिस्ट्री है, तवाइफ कल्चर क्या था, ऑफिस कैसे लगते थे, और ये जो हीरा मंडी से जो तवाइफ कल्चर से जिस्म फरोशी की तरफ मामलात चले वो कैसे चले, लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ में जो ब्रोथल हाउसेस खुल गए वो कैसे ओपन हुए, और उसके बाद फिर ये जो आजकल डांस पार्टीज़ हैं या लाहौर के अंदर ड्रग्स है ये कैसे आम हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं हीरा मंडी। उस टाइम पे क्या कल्चर था हीरा मंडी में? हीरा मंडी के अंदर डांस होता था या जिस्म फरोशी? दोनों काम। हिस्ट्री में ले जाएं कि क्या कुछ वहाँ पर आपने देखा या सुना। नहीं देखा, मैं कुछ झूठ बोलूं? मैं अभी भी थोड़े दिन पहले वहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे गुर्दे कीमा खा के आए हैं। हम दोस्त इकट्ठे होके जाते हैं। तवा पीस नया नया ना बाजार हुसन में ही आया था, अब तो हर जगह पे अवेलेबिलिटी है ना। मैंने एक दफ़ा, मेरी ना शुरू से एक आदत है कि मैं कोई ना कोई नॉलेज हासिल करता हूँ। एक बुजुर्ग तवाइफ से मेरी गुफ्तगू होती है किसी जगह पे, तो मैंने उसे एक बात की, उसने मुझे ऐसा जवाब दिया कि वुड यू बिलीव के 5 मिनट में गुमसुम रहा। मैंने उसे कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है अपनी बहन बेटियों के साथ इस तरह का बिजनेस करती हैं? तो उसने जो मुझे कहा वो हैरान कुन था। अब मैं दोहराते हुए भी शर्म आती है। उसने मुझे कहा कि जो आप जैसे, उसने एग्जाम्पल दी ना, कहती जो आप जैसे लोग हमारे पास आते हैं ना, ये उन्हीं की बेटियां होती हैं, कि जो खूबसूरत जवान हमारे पास आते हैं ना, हम उनसे औलादें पैदा करवा लेते हैं, फिर उन्हीं की बच्चियां जवान होती हैं, तो मुमकिन है कि उन्हीं के बेटा आके कल को। ये इस बात को मैं थोड़ा सा मजीद तशरीह इसलिए करना ज़रूरी है। जो लोग इस तरह का शौक रखते हैं बाजारी औरतों का या दूसरा तीसरा, ये उस तवाइफ का जवाब अगर किसी की समझ में आ गया तो मैं समझता हूं कि वो बंदा तायब हो जाएगा। और एक बड़ी मज़ेदार, अब तो मैंने वो तहरीर भी पढ़ी कि पता नहीं शायद मंटो साहब की है कि किन की है, कि उन्होंने कहा कि मैं इज्जत की रोटी का मफहूम नहीं समझ सका। मैं एक मौलवी साहब के पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि सुनाएं कैसी ज़िंदगी। उन्होंने कहा शुक्र है अल्लाह इज्जत की रोटी दे रहा है। ठीक है। फिर कहते हैं कि मैं एक दफ़ा
एक बाजार कोठे पे चला गया। आपको पता है जो शायर या इस तरह के लिटरेरी लोग हैं वो इस तरह की जगहों पे आते जाते हैं। तो मैंने उस तवाइफ से पूछा कि सुनाएं क्या कारोबार की पोजीशन है, तो उसने भी मुझे कहा कि अल्लाह इज्जत की रोटी दे रहा है। कहते मुझे इज्जत की रोटी का मफहूम समझ नहीं आया कि तवाइफ भी कह रही है, एक ताजिर भी कह रहा है और एक आलिम भी कह रहा है। अब आपने जो सवाल किया था ना बाजार हुसन का, ये ज़ियाउल हक साहब के दौर में गालबन इसको बंद कर दिया गया था, क्रैकडाउन जब हुआ था। क्रैकडाउन हुआ था। अब पता नहीं अपनी अपनी सोच है, मैं समझता हूं, देखे ना आपने मुझे बुलाया तो मैं अपनी राय पेश करूंगा ना, मैं समझता हूं कि ये गलत किया था। अच्छा, क्रैकडाउन से पहले के मामलात क्या थे? क्या कुछ होता था, क्या कुछ सुना या आपने क्या कुछ देखा उस टाइम पे? क्रैकडाउन से पहले जो स्टाइल था, मैं एक दो दफ़ा अपने दोस्तों के साथ जाने का इत्तेफाक, और वैसे भी मुझे क्रेज़ होता था हर चीज़ बाकायदा उसको कहते थे ऑफिस लगाना। वो लोकेशन क्या है? वो 2-3 कोई गलियाँ थी या नहीं नहीं, 2-3 मेन कोठियाँ बाजार थी? था पूरा, बाजार हुसन। अभी भी वहां पे गलाजत है। सिर्फ डांस नहीं होता, ये जितने भी डांस फंक्शनों पे जो ख़वातीन आके अपने फ़न का मुजाहरा करती हैं ना, ये वहीं से ज़्यादा आती हैं। उधर ऑफिसेज वगैरह बने हुए हैं, लेकिन अब ये सिस्टम पूरे लाहौर में फैल गया। यहाँ से स्टार्ट में माइग्रेट हुआ बाग मुंशी लद्दा, जिसको आप कहते हैं शफीकाबाद, वहाँ पे भी कुछ इसकी ब्रांचेस चलेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इकबाल टाउन, सब्जादार। अब तो मेरे हिसाब से अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर का कोई ऐसा इलाका नहीं है, बल्कि पोश एरियाज में ये सहूलत ज़्यादा इजीली अवेलेबिलिटी है। तो पहले तो एक होता था कि वो जो बाजार हुसन का जो हीरा मंडी में जिसको कहते थे कंजर, उसके लाइसेंस के कोई बाईलाज थे। अब तो एम ही लोग बनी जा रहे हैं ना। उनके पहले असूल थे। एक वक्त में बादशाह अपने बच्चों को अदाब सिखाने के लिए तवाइफों के पास भेजा करते थे। तो अब वाली जो तवाइफें हैं वो तो इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करती है, एक दो दफ़ा इत्तफाक हुआ है सुनने का, तो आप उसके पास से नहीं गुजर सकते। अब वो ना हर चीज़ का ना म्यार गिर गया। एक और जगह पे मैंने एक वाकया सुना बड़ा मज़ेदार। उसने कहा इधर जितने बड़े बड़े लोग आए हैं ना, बाद मैंने कहा शाह जी साढ़े बूहे के गजरे ही बेच दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग, वो कुआं है, जितना मर्जी दौलतमंद चला गया ना उसको उन्होंने हुदेड़ के रख दिया। और ये आपके एक वक्त में बकौल नासिर अदीब साहब के मैं प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, तो उनके बकौल ये जितना टैलेंट हंट प्रोग्राम, जैसे अब स्पोर्ट्स का नहीं क्रिकेटर को, तो पहले जितनी हीरोइनें थी वो बाजार हुसन से थी, लेकिन रेड लाइट एरिया ख़त्म होने से पूरे मुल्क में ये गलाजत फैल गई है। लाहौर में तो कम से कम हर एरिया में। अब इसका थोड़ा सा ना सिस्टम चेंज हो गया। अच्छा, उस टाइम पे वहाँ पर मुजरा होता था? ऑफिस लगता था, और एक चीज़ वहाँ पे जो मुनफरिद थी वो सफ़ेद चादरें बिछाते थे, और जो जिसको वो लफ्ज़ तमाशबीन, देखे ना कितना बुरा लफ्ज़ है, आप अपने घर में किसी अपने फैमिली मेंबर के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो उसको तमाशबीन कहते थे। और वो जूतियाँ पहन के उन वाइट चादरों पे पैर रख के जाता था। वहीं पे फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता था, वो तबले वाला होता था घुंघरू पहन के, ये वो आपने जो पुरानी फिल्मों में देखा है वो एग्जैक्ट है। तो वहीं से फिर मजीद सहूलत, फिर वहीं से लोगों को इश्क हो जाते थे। फिर शादियाँ होती थी? शादियां भी होती थी, जैसे नादरा की हो गई या कुछ और हो गई, तो लेकिन अक्सर कामयाब नहीं होती थी। शोबिज़ में वहाँ की खवातीन ने बड़ा एक मकाम हासिल किया। अच्छा, वहाँ पर सिस्टम क्या होता था? जो मर्द होते थे उनको दलाल कहते थे, एक नायिका होती थी, तवाइफ होती थी। जो बच्चे पैदा मर्द होते थे ना उन घरों में, वो दलाल ही होते थे, ठीक है। और एक तो नायिका होती है जो इस तरह बलाएं लेती थी, एक तबले वाला होता था, एक साथ वो हारमोनियम वाला होता था, वही गुलूकार होते थे। तवाइफ सिर्फ मुजरा पेश करती थी, रक्स। और ये पहले वहाँ पे नवाब लोग जाते थे। फिर वक्त चेंज हो गया, लोगों ने डाकू उन्होंने जाना शुरू कर दिया, फिर जो लोग जुआ करवाते थे वो जाने लग गए। फिर वो पहले एक मेयार था। ये एंटरटेनमेंट सिर्फ आपको पता है कि ये क्यों बनी थी? शाही मोहल्ला क्यों कहते हैं इसको? बादशाह वगैरह आते थे। शाही किला, ये उसके नज़दीक एंटरटेनमेंट के लिए, ये बेसिकली बादशाहों की एंटरटेनमेंट के लिए था। फिर बादशाह बुशाह ना रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नवाब लोग जाने लग गए, फिर ये डाकू भी जाने लग गए, फिर जुआ कराने वाले भी जाने लग गए, फिर मनशियात बेचने वाले भी यानी कि ये पैसे वाले का शौक था। तवाइफ की ज़िंदगी कैसी होती थी? मुश्किल होती थी? मेरे हिसाब से बाज़मीर देखे ना, कुछ लोग अच्छा ब्लड लाइन भी से भी तो होती थी ना, तो एक मुश्किल काम होता है।
हर मर्द को एंटरटेन करना। और वहाँ पे ज़्यादातर जब एक आम आदमी शराब पी के चला जाए ना, वो जितना मर्जी मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो आम जिंदगी में इतने नफीस, इतने डिसेंट है कि आपकी सोच हो सकती है, लेकिन शराब पी के वो जानवर से भी बुरे हो जाते हैं। अच्छा, एक तवाइफ जो है वो डांस भी कर रही है, गाना भी गा रही है, टैलेंट है उसमें, जिस्म फरोशी की तरफ तवाइफ कब आई? डांस पे ना तब मुझे याद है जबकि मैं बात कर रहा हूँ, हमारे कोई दोस्त थे, साल कौन सा था? मैं तब टीनेजर था, किसी के साथ गया था। तो फिर उसके बाद फिर सुनते रहे वो, अब वो तो फौत हो गए हैं जो दोस्त थे, गए खाना खाने थे तो उन्होंने हमें बताया कि ये, और उनमें पर्दे, वो चिलमन पतले पतले से पर्दे जिनसे अंदर नजर आ रहा था। तो ये अजीब सा वक्त था। और ये ऑफिसेस कितनी तादाद कितनी थी? तकरीबन जितने वहाँ पे घर है ना, जितने दरवाजे हैं, वो हर सामने एक जो में आप एक दफ्तर था। और ये लफ्ज़ मैंने एक दलाल से सुना, वो कहता जी कि बाजी ऑफिस लंदी है। मामा मूदा एक करेक्टर सुनते हैं, वो कौन था? आप बिलीव करेंगे मेरी उनसे मुलाकात है, मेरी एक असला डीलर है, उनके थ्रू एक मामा मूदा होते थे और एक सिकंदर हैदरी होते थे। ये दलाल थे? नहीं, ये वहाँ के सदर कह लें या कुछ और, क्योंकि मैं जो बंदा मर जाए ना मैं उसके बारे में अवॉइड करता हूँ। सिकंदर हैदरी भी, उन्होंने, मुझे आज भी याद है, एक अखबार निकाला होता था आवाज़ नैनवा, ठीक है, तब इनके पास 82 की करोला होती थी और उस वक्त वो लेटेस्ट गाड़ी थी, और साथ इनके गनमैन होते थे। मामा मूदा, वो खतून का अगर मैं नाम लूँगा तो मेरे कोई दोस्त थे, इनकी कोई रिलेटिव थी, उनका उनसे इश्क था। ये बात है 93 की, मुझे इसलिए याद है कि तब नई नई डेवो रेसर गाड़ी आई थी, मेरे पास गाड़ी थी, तो मैं स्टूडेंट था, तो वो मेरे पास आए, तो मुझे आके कहते हैं कि यार गड्डी 'च जाना है। मैंने कहा जी कहाँ जाना है? कहता हीरा मंडी मेरी सहेली ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाना है, तो जाना गड्डी 'ਚ है। तो शाह जी ਤੁਹਾਡੀ गड्डी, तब डेवो रेसर की बड़ी नई नई गाड़ी आई थी, बाहर कोरियन थी कि क्या। मैं उसके साथ गया, तो तब मैंने मामा मूदा को देखा। तो जिस तरह वो अपने नई मुस्तफ़ा साहब मेरे उस्तादों में से हैं, बड़े भाई हैं, वो कहते हैं ना अरशद अमीन का 7 फुट कद था, मामे मूदे का एग्जैक्ट 7 फुट कद था। हाँ, उसको फिर लोग गलत अल्फाज भी देते, क्योंकि मैं, एक बंदा फौत हो गया, करते उसको क्या थे? आराम, और उन्होंने क्या करना है। देखे ना जिनकी खवातीन, अब इनको मैं ना, बाज बंदों को मैंने एक नया नाम दिया हुआ है, कोई गुस्सा किसी नेगेटिव तरफ ना ले जाए, मैं इनको बब्बर शेर कहता हूँ, क्योंकि आपको पता बब्बर शेर कमा के नहीं खाता, शेरनी कमा के लाती है तो वो खाता है। ये बब्बर शेर हैं सारे मेरी नज़र में, क्योंकि ना आपने देखा होगा कि शेरनी शिकार करती है, वो मारती है, तो जब वो शिकार को, कभी कभी शेर थोड़ी सी हिम्मत करके शिकार पे वजन डाल देता है या एक आधा दांत मार देता है, नहीं तो शेरनी सारी मेहनत करती है। तो इनका लाइफस्टाइल भी वही जंगल वाला ही है, शेर वाला। अच्छा, एक तरफ हीरा मंडी थी, फिर एक तरफ आज भी है टिब्बी गली। टिब्बी गली में क्या कुछ होता था? ये टिब्बी का एरिया है। आपने वहां पे जो थाना है ना, उसको थाना टिब्बी कहते हैं। वहां पे एक दफा कोई, आज भी वो सीसीडी में बड़े मुतहर्रिक हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मैं उन्हें मिलने गया थाना टिब्बी, तो वहां पे एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, उनका नाम था पीर काकी ताड़। हाँ, ठीक है, सुना हुआ नाम मैंने। मैंने उनको एज ए आम आदमी ट्रीट किया। वो थाने आए, एक रोजनामचा लिखते होते थे, अपनी उन्होंने कॉपी रखी थी, उसमें रोजनामचा लिखते। वो जैनवन एक बुजुर्ग थे, मैं उनको तब समझ नहीं सका। आज भी उनके जो हैं ना, वो डॉक्टर डॉक्टर जवेद जावेद, साहब, बिल्कुल। वो मेरे उस्ताद समझ लें, जो मैं उनकी महफिल कभी कभी अटेंड करता हूँ। तो वो मुझे पकड़ के एक कोठे पे ले गए, पीर काकी ताड़ साहब। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? मैंने कहा मैं सैयद हूँ। तो वो मुझे एक कोठे पे ले गए। आपको एक मैं सच्चा वाकया सुना रहा हूँ। वहाँ पे उन्होंने एक पन्नूर जहाँ की केसट लगाई, कोई तबला नहीं, कोई कुछ नहीं, नौजवान था, टीन एज में था, तो मुजरा शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं, अकल ना होए थे मौजा ही मौजा, मैं उनके बारे में समझ लें कि बेदबी वाले सोच मेरी आ गई उस बुजुर्ग के बारे में। वो बाद में मुझे समझ आई। अब मैं उनके लिल्ला मज़ार पे भी गया, फातिहा कह के आया अक्सर। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके पैरों की तरफ देखो, रक्स कर रही है तवाइफ। एक गाना अभी पूरा नहीं हुआ था, वुड यू बिलीव के मैं रोने लग गया। गाना हो रहा है, नजर क्या आया था? समझ ही कुछ नहीं आया।
आंखों के आगे समझ लें अंधेरा आ गया, और मैं जैसे बंदे का एक अंदर से धुल नहीं जाता, आप हैरान होंगे कि देख मुजरा रहा हूं और मैं रोने लग गया हूं। देख तवाइफ के पाँव की तरफ तवाइफ, उन्होंने कहा कि ऊपर नहीं देखना इसको, ये काकी है। वो सबको, मुझे भी उन्होंने कहा काका बाबा, काका जी कहते थे, उस तवाइफ को भी कहते काकी, और मुझे उसके पैरों की तरफ दिखाया और मैं रोने लग गया। मैंने उनसे सवाल किया फिर पीर साहब से, पीर काकी ताड़ से, कि बाद में मुझे उनकी हिस्ट्री पता लगी कि वो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और बड़ा एक सिस्टम था उनका। तो मैंने कहा आप यहाँ पे क्यों? उन्होंने जो बात की वो भी एक तारीखी जुमला था। क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं कि दरोगा, उन्होंने लफ्ज़ को थोड़ा सा और इस्तेमाल किया था, कहते जमादार की ज़रूरत जौन सी है ना, वो गंदी जगह पे होती है, यहाँ पे सफाई करनी है। तो मैं समझता हूँ कि जब से वो पीर काकी ताड़ उस बाजार में है, उसके बाद बाजार ही ख़त्म हो गया। तो ये अजीबो गरीब सी है, लेकिन मेरे कागज़ों में मेरी सोच है, तवाइफ एक मजलूम है। वो बेशक आपका घर बार बेच के बिकवा दे, सब कुछ कर दे, वो किसी के घर नहीं जाती, लोग खुद उसके पास जाते हैं, फिर बाद में बुरा कहते हैं जी यार कैसी बात है। वो अल्फाज जो कंजरों के अल्फाज है ना, कभी आपको सुनने का इत्तेफाक हुआ हो ना, कोई बुजुर्ग तवाइफ कभी मिली ना, तो मैं आपसे ज़रूर मिलाऊंगा, जिसकी उम्र हो को 75-80 साल। वो कहती है देखो क्या ज़माना है, ये कंजर हमें कहते हैं और ख़ुद उड़ उड़ के हमारे पास आते हैं, हम इनके लिए दरवाजे बंद करते हैं, हमारी मिन्नतें करते हैं, हमें लालच देते हैं और आते ये हमारे पास हैं। कहती आप ये फैसला करें कि कंजर ये हैं कि हम। अच्छा, उन तवाइफों ने अपना कुछ बनाया, दौलत वगैरह, बैंक बैलेंस, घर बार? इसमें भी मैं समझता हूँ किस्मत की बात है, कुछ इतनी बड़ी हो गई कि जिनकी जायदाद के लिए उनके कत्ल तक लोगों ने करवा दी। नादरा उनमें से एक है। शायद मैं इल्ज़ाम नहीं, क्योंकि उनके जो एक्स हस्बैंड थे उनके साथ, और आज आपके प्रोग्राम में मुझे किसी दोस्त ने बताया, आज तक नादरा का कातिल किसी को नहीं पता चला। एक मुबैना इतला है मेरे पास, नाम लेना चाहिए मुझे उसका कि नहीं, मशवरा ले दें आप। सना गुज्जर ने मारी थी। उसका क्या ताल्लुक था? शूटर था ना, प्रोफेशनल किलर था, किसके कहने पे मारी, क्यों मारी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक मुबैना इतला, वो शख्स हयात हैं जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी। कुछ तवाइफें मैंने ऐसी देखी कि जिनके, अब अंजुमन भी बाजार से ताल्लुक़ रखती थी, उनका देख लें पोश एरिए में घर है, सारा कुछ है, वहाँ पे भी किस्मत ही खेलती है। कुछ ऐसी भी देखी कि जिसको पंजाबी में कहते हैं रुल रुल के मरी। अच्छा, इनको खर्चे पर भी रखते थे ऐसे लोग, सेठ वगैरह? ये बड़ा कुछ होता था इनके साथ, देखिए ना, तवाइफ भी कहते थे, मार भी देते थे, माल भी खा लेते थे। इनको इज्जत मिलती थी जब इनका हुस्न बरकरार था? तवाइफ की इज्जत, औरत की ना जो है ना अरूज, आप फिल्म स्टार देखेंगे ना, तो अदाकार देखेंगे तो वो 55 साल का भी चल जाता है। औरत का की तब तक एक वैल्यू है जब तक उस पर जवानी है। औरत के साथ, तवाइफ के साथ मैं समझता हूँ तमाशबीन का रिश्ता एक ज़रूरत का रिश्ता है। शेल्फ लाइफ बहुत कम है उसको। मुझे नहीं देखा, इत्तेफाक नहीं हुआ, एक दो मेरे दोस्तों ने की शादियां, लेकिन किसी भी स्टेज पे उनमें से बच्चे भी हुए, वो उन्हीं के घर में मरी, लेकिन वो कभी भी गुस्सा आया या कोई ऐसी बात हुई तो वो अल्फाज का चुनाव करते थे, है तो कंजरी है ना। शादी भी तो उसी से की है। वो जो भी है, लेकिन वो गुस्से में मर हो जाता है। और मेरा एक तजर्बा है, तवाइफ बर्बाद कब होती है, वो फिल्म स्टार हो, नाम नहीं मैं किसी का लूँगा, वो अदाकारा हो, वो स्टेज की हो, वो फिल्मों की हो, वो बाजार की हो, वो बर्बाद कब होती है? जब उसके अंदर की औरत जागती है, जब वो उसको शरीफ जिंदगी गुजारने का दिल करता है, तब वो जलील भी होती है, उसको मार भी पड़ती है, उसको ठुड्डे भी पड़ते हैं, वो अपना माल भी खिलाती है मर्दों को कि ये मेरे साथ लॉयल हो जाएं। तवाइफ अगर बाजार की है या फिल्म स्टार है, लोग इनको ना सेम के अलग लेना नहीं चाहिए, लेकिन लोग अदाकारा हो, बाजार की तवाइफ हो, उसकी ज़िंदगी उसी सूरत पे खुशहाल है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग होगा, तो फिर कोई ना कोई एक कंगला सा मर्द उसके आगे पीछे होगा, और वो मर्द होगा जो एबी वैली होगा। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, क्योंकि
औरत का माल खाने के लिए ज़मीर का मुर्दा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाज़मीर है ना, तो मैं नहीं समझता कि औरत का माल आपसे खाया जाएगा। वो औरत एक मुनासिब ज़िंदगी गुजारती है, एक साथी उसके साथ रहता है, हुस्न ख़त्म होने के बाद भी, जिसके पास पैसे होते हैं। ये एक तल्ख़ हकीकत है। अगर मैं ज़िंदगी किसी की बेसुकून करना चाहूँ, तो कई नाम है मेरे पास, लेकिन मैं लूँगा नहीं। ये जो लोग समझते हैं मेरी बात को, वो खुद समझ जाएंगे। जो औरत तवाइफ हो, फिल्म स्टार हो, कोई भी हो, जो बदनाम हो गया ना, ठीक है, जो फिल्म में जिसने अज़ा की, शायरी कहते हैं रक्स को, अज़ा की शायरी भी कर दी, मेरे जैसा एक आम आदमी, मैं उसको तन्हाई में मिलना बड़ा पसंद करूंगा। मैं से मुराद मेरे जैसे लोग, लेकिन पब्लिकली उसको नहीं ला सकूंगा, ठीक है। और ये कमज़ोर मर्द की पहचान है। मर्द एक तवाइफ के साथ हर तरह का रिलेशन रखना पसंद करता है, उसको उस कीचड़ से निकाल के इज्जत देने की तरफ कोई नहीं सोचता। अगर कोई सोचता, बगैर लालच के, गरीब तवाइफ भी तो होती हैं ना, बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें और बड़ी बड़ी गरीब है वो। लेकिन मैंने अपने कानों से सुना हुआ है कि मैं, ज़ाहिर है मेरे दोस्त हैं, उनके घर गया, उनको चाय में देर हो गई या चाय में कोई मीठा फीका, तो उन्होंने कहा इनू नच्चन दा ही वाले, इनू खान पकान दा की पता है। और ये मैंने अपने कानों से सुना। अफसोस की बात है। या आप उसको इज्जत ना दें, अगर आपने उसको इज्जत दे दी है तो फिर यहाँ से दें ना। जो बात लोग करते हैं, जब मैं खुद किसी खतून के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, तो मेरे गिरदोनवा वाले क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तवाइफ को इज्जत देने के लिए, मेरे अकॉर्डिंग टू माई असेसमेंट, आपका 100 फुट का कद होना चाहिए और कई कनाल का जिगरा होना चाहिए। क्योंकि दुनिया आपको, वो जितनी मर्जी नेक हो जाए, लोग आपको बातें करने से, स्पेशली कौन से लोग जो आपके सबसे ज्यादा अपने होंगे। आज से ना 4-5 साल पहले हमजा अली अब्बासी जो एक्टर है, मैं उनके साथ गया था क्रीम पार्क में। एक एनजीओ बनी हुई है, कुछ स्कूल्स बने हुए हैं, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो उन्हीं तवाइफ़ों के, या जो जिस्म फरोशी करती थी और उनके बच्चे हो गए, वो सारे वहाँ पर होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी उठाई हुई है कुछ एक्टर्स हैं उन्होंने, आज के दिन भी। इंसान जौन से है ना, अगर ह्यूमैनिटी जिंदा है ना, मैं एक और आपको बात बताऊं, मैंने काफ़ी 4 आसमानी किताबें हैं, ठीक है। इसके अलावा हिंदुओं की भी किताबें हैं, सिख बरादरी ने भी किताब है, वो आसमानी नहीं है। हमारे मज़हब के मुताबिक मैं वो बात करूंगा जो हमारा मज़हब कहता है। किसी के मज़हब की दिल आज़ारी करना मेरा मकसद नहीं है। सबसे बड़ा मज़हब क्या है मेरी समझ के मुताबिक, कोई मौलवी साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरे से कोई गलत बात निकल जाए, मेरी नीयत गलत नहीं है। सबसे बड़ा मज़हब है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। 1,24,000 जो पैगंबर आए हैं ना, वो बेसिक आपको इंसानियत का दर्स देने आए हैं, ठीक है। आप ये अपनी चारों किताबें पढ़ लें, हिंदुओं की किताबें पढ़ लें, सिखों की पढ़ लें, इसके अलावा कोई और भी अगर किसी ने कोई किताबें हैं, सब में मज़हब एक है, इंसानियत। तो ये इंसानियत है ना यार, इंसान है, तवाइफ का बच्चा। हम लोग जौन से है ना, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। और जो अंग्रेज़ है वो अल्लाह की मानते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर अंग्रेज़ कलमा पढ़ लेना, हमसे पहले जन्नत में जाएगा, क्योंकि वो शर्त है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना जन्नत में जाने के लिए। बाअसूल ज़िंदगी है। हमारे यहाँ पे बंदा मर जाता है, उसकी कोई एक टगे की वैल्यू नहीं है, ठीक है। वहाँ पे एक कुत्ता मर जाए, आपका पालतू कुत्ता बीमारी से मर जाए, आप उसके जवाबदेह हैं। और ये किसकी सल्तनत का तरीक़ेकार है? मुसलमानों का है ना दौर, खुलफा के दौर में इस तरह का काम है। हमारे जो बेसिक, ये अगर कोई कर रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर हमजा अब्बासी साहब ये कर रहे हैं, कुछ दोस्त मिलके कर रहे हैं, तो बज़ाहिर वो उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक वो अपनी आखिरत संवार रहे हैं। ह्यूमैनिटी जौन सी है ना, बेसिक मुझे जो लगता है कि मज़हब इंसानियत है। अच्छा, हीरा मंडी में जब जनरल ज़िया के टाइम पे क्रैकडाउन हुआ, तब क्या हालात आपने देखे? रूल गई तो जिस चीज़ पे सख्ती होगी, पहले आपको शायद याद है कि नहीं, शराब के ठेके होते थे। ये किस दौर की बात है? ये पुराने ज़ौलक से पहले की बात है। हाँ, मैं तब बिल्कुल ही किड था,
लेकिन मेरे ज़्यादा ना मेरा शुरू से कोशिश रही है कि मेरे बुजुर्ग दोस्त हैं मुझे बताते हैं शराब के ठेके हुआ करते थे, ठीक है, तब शराब कम बिकती थी, अब शराब पे पाबंदी है, अब ब्लैक में भी बिकती है। अब देसी भी बिकती है। और जितने हैं ना ये मैं आपको पता अंदरून की पैदाइश हूँ तो वहाँ पे एक अब उसका वो मुझे पता नहीं अगर जिंदा हुआ तो गुस्सा करेगा, एक होता था शराब का डीलर, उसको सबने नाम रखा होता डॉक्टर, वो उसको फ़ोन करना लड़कों ने, वो डॉक्टर, उसने पहली बोतल देनी, उसमें उसने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तब की बात है जब एक अद्धा होता था, वो होता था 200 रुपये का या 250 रुपये का, एक होता है फुल बॉटल, एक होती है हाफ, वो मेरे हाथ जितनी होती है, इतना पतली सी। उन्होंने कहना डॉक्टर एक अद्धा ले आ दे। अच्छा, हम देखते हैं वो अक्सर दूध वाली दुकानों पर भी वो जो अब दूध वाला बिल्कुल होता है, बिल्कुल वही वो अच्छा बोतलें दूध, वही होती हैं। वही बोतलें, वो खाली बात जब होती हैं तो वो धो के उसमें दूध डाल देते हैं। इसको भी जो जाहिल लोग हैं शेरनी का दूध कहते हैं। वो फ़ोन करते हैं डॉक्टर ये समनाबाद का वाक़या है, जो लोग मंगाते थे वो गुस्सा ना करें, मैं आपका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहना डॉक्टर अद्धा ले आ दे। डॉक्टर ने जो पहला अद्धा है ना 250 या 300 से 10 रुपये कम नहीं करने, पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं, 87 88 90s की। और जब दूसरे दूसरा लाना तो उसने कहना यार उन तुसी भराओ 250 का भी ले लो, 200 देना उसने तब भी ले जाना। अब मेरी में ना एक तजस्सुस रहा है, मैंने एक दिन डॉक्टर, वो जो मेरे साथ शोरूम पे कोई दोस्त होते थे, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, वो फौत हो गए हैं, तो उन्होंने उससे अपनी मेडिसिन मंगाई, मैं उसको मेडिसिन कहते थे, तो मैं कहा डॉक्टर मेरा वो दोस्त बन गया, 2 दफ़ा वो पकड़ा गया तो मैंने उसको छुड़ा दिया, एक अच्छे दोस्त उससे पीते पुते थे, तो मैंने उसको कहा कि मैं कहा डॉक्टर क्रिश्चियन कम्यूनिटी से था, मैं कहा डॉक्टर पहली जी तू दे के जाना वो तू 10 रुपये नहीं घटाता, मुड़ के तू 100 रुपया घट कर लेना। कहता मुर्शिद इन्हों पहली जी है ना वो सही देनी पैंदी है, कहता उस तो बाद मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो मैं देना, कहता वो तो मैं 60 रुपये च पैंदा। उस तो बाद तमाम उसको पता होता था कि अब इनके अंदर चढ़ गई है तो ये अब आउट हो गए हैं, तो उन्हें कहा हूँ इन्हों ना 2 नंबर दे दो, कहता वो मैंने 80 रुपये च पैंदा तो मैं 200 च भी वारा खाता। कहता पहली मुझे 1 नंबर देनी पड़ती, मैंने बड़ा इंजॉय। और अक्सर मोस्ट ऑफ द पीपल्स, वो तमाम मेरे दोस्त लगा ले 70% फौत हो गए जो रेगुलर पीते रहे हैं, जो छोड़ गए तायब हो गए वो बच गए, और सारे किडनीज और पता नहीं किस किस बीमारी के साथ फौत हुए। एक और बात है इससे इररेलेवेंट है थोड़ी सी, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा। एक दफ़ा उस आलिम का नाम नहीं मैं लूँगा कभी भी, एक महफिल थी वहाँ पे शराब चल रही थी, आपको पता जिस एरिया में मेरा था वहाँ पे डांस पार्टियाँ ये वो, तो मैं वहाँ पे बैठा उस महफिल में, ये सारी दुनिया को पता है ना जुआ ना शराब, अल्लाह ताला ने मुझे इन चीज़ों से बचा के रखा है। एक बात उन्होंने की, उसके बाद अगर मेरे दिल में 1% विश थी ना कि मैं शराब पीऊँ, वो दोबारा नहीं। अब जो बात मैं दोहराऊंगा अगर किसी की समझ में आ गई तो बड़े लोग शराब छोड़ देंगे, जैसे जो बाज़ार हुसन या इस तरफ जाना छोड़ेंगे ना इस बात से कि अपनी ही बहन बेटियों के साथ आप करते हैं आके, हमें क्या, हम तो पैसे कमाते हैं। अब वो एक मजहबी कोई शख्सियत कह लें या कोई भी कह लें या कोई थोड़ा बहुत रिलीजियस आदमी कह लें, शराब के पैक बन रहे थे, तो वो शराब की बुराइयां कर रहे थे, पहले अच्छाइयाँ कर रहे थे कि ये शेरनी का दूध है, जो जिस तरह लोग बातें करते हैं, वो जी छड्डो, मुझे ना टीज़ कर रहे थे। मेरा एक दोस्त था साथ, वो भी नहीं पीता था, मैं भी नहीं, तो हमें ना जुगतें नहीं लगानी होती, हमें जुगतें लगा रहे थे कि लो ये मर्दों का काम है, जवान आदमी पींदे ने, तुसी की कर रहे हो, मजाक ये वो। मैं भी हंस के, मुझे पता है जब शराबी ओवर हो जाते हैं ना वो फिर दूसरे को अपने सर की कसमें दे के कहते हैं कि पी। उन्होंने एक बात की, अगर किसी नौजवान को मेरी ये बात समझ आ गई ना तो आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है शराब में, ये जो गुर्दे खराब होना ये तो मामूली चीज़ है ना, नहीं, जो वो प्रॉब्लम है उससे बड़ी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कोई नहीं है। मैंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा यार इसका एक कतरा आपके जिस्म में चला जाए ना तो 40 दिन आप अल्लाह से दूर हो जाते हो, आपकी अल्लाह में ये बात नहीं सुनता। मेरे दिल में ये सवाल आया कि अगर उन 40 दिनों में मौत आ गई, देखे ना अल्लाह मियाँ कोई ऐसा एक लम्हा होता है कि आपकी कोई ना कोई दुआ कबूल कर लेता है, 40 दिन आप अल्लाह से दूर हो जाए, उस अल्लाह से जो हर दम आपके साथ है, जो आप जब वॉशरूम में जाते हैं ना तो आपके फरिश्ते जो है ना वो बाहर रह जाते हैं, तो अल्लाह तब भी आपके साथ होता है।
अल्लाह आपको कभी तनहा नहीं छोड़ता। वो अल्लाह एक 2-3 घंटे के चक्कर ही लेने हैं ना। शराब से होता क्या है, चक्कर ही लेने ने बंदे ने, या बोंगियां मारनी है तो उसके बगैर चक्कर ले लो यार, थोड़ा सा घूम लो, 5-7 मिनट वैसे ही चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। तो 40 दिन आप अल्लाह से दूर हो जाते हैं। ये 2 मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्होंने मुझे हिला के रख दिया। और फिर उसके बाद तो फिर अब सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि इस निजस चीज, इससे क्या निजस चीज़ है। आप इतने इतने काम करते हैं, अल्लाह आपसे दूर, जितने मर्जी गुनाह करें अल्लाह आपका रिज़्क बंद करता है? कभी उसने इस तरह की कोई की? आप जो मर्जी करें वो आपको रिज़्क देता है, वो पत्थर में कीड़े को देता है। और ये कितना निजस काम है कि 40 दिन अल्लाह मियां आपसे दूर हो जाता है। इससे बुरी मैं समझता हूं कि ये दुनिया के सारे गुनाहों से बड़ा गुनाह। मेरे पास नहीं नॉलेज, अगर किसी के पास हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे कि और जो गुनाह है उनमें से ऐसा कोई है कि अल्लाह मियां आपसे 40 डेज के लिए दूर चला जाए। यानी कि मेरी समझ में जो बात आई है कि अल्लाह आपसे मुंह मोड़ ले। अब ये सारी चीज़ें मेरे कागज़ों में, वो फिल्म स्टार है, वो स्टेज अदाकारा है, वो कोई तवाइफ है। मैं मादरत के साथ, क्योंकि कुछ अदाकाराएं बाज़ार हुसन से टैलेंट हंट किया गया था, मेरे कागज़ों में ये मजलूम औरतें हैं। इनके खिलाफ बात करना, इनकी तनकीद करना, आप किसी भी औरत से जो साबका तवाइफ है, साबका कोई बहुत बड़ी अदाकारा है, कभी अकेले बैठ के उससे आपने गुफ्तगू करनी है। और जब आप उससे उसकी पर्सनल लाइफ के सवालात शुरू करेंगे ना, जूं ही आप सवाल शुरू करेंगे उसके 1 घंटा तक आप गुफ्तगू करते रहें, वो आपको रोती हुई बात जवाब देगी हर बात का। अच्छा, जब क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर बंद हो गई या तब भी चुपके से चोरी से चलती थी? सबसे पहले इस पे टाइमिंग की कदगन लगी कि एने बजे बाजार बंद होएगा। उससे पहले क्या टाइम होता था? उससे पहले तो सारी से रात होता था ना। फिर पाबंदी लग गई कि इसके बाद फिर ये होना कि अंदर घुंघरू बज रहे हैं, तबला बज रहा है, तो बाहर से पुलिस वालों ने दरवाजे खटखटाने बंद करो। फिर वही जिसकी अंडरस्टैंडिंग होनी उसने कोई 2 घंटे ज़्यादा कर लेने, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने फ्रंट के ऑफिस छोड़ के ना, पीछे इनके घर होते थे, फिर वहाँ पे तबले तुबले कम हो गए। फिर इन्होंने खुफिया, जैसे शराब पे ठेके बंद हो गए तो खुफिया बिक्री क्या नहीं बिक रही। अब जिस मर्जी होटल के बाहर खड़े हों, ये बेचारे तो सिर्फ अपना, जो हमारे मसीही भाई हैं, इनका तो सिर्फ लाइसेंस ही रिन्यू होता है। अक्सर लोगों ने अपने ड्राइवर रखे हुए हैं, क्रिश्चियन जो शौक करते हैं, या कुछ मुलाजम ऐसे रखे हुए हैं तो उनके परमिट बनवाए हैं, जो रिन्यू करवाते हैं उन्हें अपनी मंगवाते हैं उनसे। तो आपने पिछले दिनों देखा है, 1-2 मैंने वो यूट्यूबर्स के प्रोग्राम देखे हैं कि उन्होंने बाहर निकलते हुए को पुलिस वालों को भी माइक किया, तो बिल्कुल। उनके अंदर भी अद्धे निकला है। अली हमजा ने पकड़ा था। यासर शमून ने भी एक दफ़ा पकड़ा था, मैंने बड़े प्रोग्राम देखे हैं। तो वहाँ से अब निकलते हुए वहाँ पे भी जो हमारे मुदब्बर किस्म के गरीब पुलिस वाले हैं, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते शराब ख़रीदनी, वो बाहर से लोगों से पकड़ के उनकी छीन के साथ उनसे दिहाड़ी लगा के निमको शिमको के पैसे भी साथ ले लेते हैं, तो वो वहाँ से अपना शिकार करते हैं। ये एक सिस्टम, ये सिस्टम ना, मुझे पता नहीं क्यों, मैं पुरुमीद हूँ, ये नॉर्कोटिक्स हो गई, ये शराब हो गई, ये ब्रोथल हाउस हो गए, पता नहीं क्यों लोग इन्हें ख़त्म नहीं करना चाहते। ब्रोथल हाउस बने कब और क्या हिस्ट्री क्या है इसकी, ब्रोथल हाउसेस की? जब एक चीज का एक बाजार बंद हो गया। अब आपको पता है, मैं थोड़े दिन पहले अपने ऑफिस में बैठा था तो एक बंदा आया, उसने, लेकिन हर शख्स आपकी ज़िंदगी में एक नया तजर्बा लेके आता है, वो किस क्लास का मर्जी हो। उसने मुझे बताया कि ये जो होमोसेक्सुअल पर्सनैलिटीज़ है ना, तो मैंने उससे पूछा कि यार आप ये नौजवान बच्चों को पसंद करते हो, लूत के, हज़रत लूत की कौम वाले शौक रखते हैं, तो मैं कहा यार आप मुझे ये बताएं कि इनकी अवेलेबिलिटी कहाँ से होती है, एक सवाल है ना। उसने जिद्दत का मुझे, उन्हें क्या ए बनी है ये शाह साहब, वो कोई, वो क्या कहेंगे उसको आप, एप्लीकेशन, डेटिंग एप्लीकेशन, हाँ। कहता उधर करो तो आपको पिक्स आएंगी, जो सिलेक्ट करोगे तो वो आ जाएगा खुद ही। और कहता बाइकिया पे आता है, उसका किराया भी आपने देना है, तो जो आपके वेजिस तय होते हैं तो वो। अब आप इसको कैसे रोकेंगे, जब जुआ है वो भी ऑनलाइन हो गया, उसको कैसे रोकेंगे अब आप। लेकिन उसको चाहें तो आप रोक सकती है रियासत, क्योंकि जो मछली जो पिछले दिनों फिर आई थी ना समुंदर में तार को खाने के लिए, अगर उसकी मदद ली जाए ना,
तो ये ऐप्स तो बंद हो सकती हैं। ये NCCIA से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार ये जुए की ऐप्स बंद कर दें। ये सारे क्राइम आपको मैं बताता हूँ कि तब डाकू पुराने ज़माने में ना बाज़ार हुसर में तब डाकू कम होते थे, लोग चोर होते थे। मैं आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में चोर आया जी, उसने सिर्फ वो लंगोटा पहना हुआ था और पूरे जिस्म पे तेल लगा के आते थे, चोरियां करते थे। ये सारे चोर बाज़ार हुसन में जाके पैसे देते थे। ठीक है, ये जो हेरोइन आई है ना, ये भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लोगों ने रखे हुए ना, ये भी उसी चीज़ अट्रैक्शन पैदा करनी है ना किसी नशे में। अब इसमें कि लोग कैसे से तारीफ करते हैं। अच्छा, लाहौर में इस टाइम पे, आज के दिन पे, कौन-कौन सा नशा अवेलेबल होता है? नाम बताएँ। अब तो एक नया मुझे एक बंदे ने बताया, मरवाना। मेरे एक दोस्त हैं आफ्ताब इकबाल साहब नहीं, जो प्रोग्राम करते हैं, इनके क्लास फेलो भी हैं, टीपू भाई। उनसे मेरी कनाडा में बात हुई तो वो उन्होंने मरवाना का बाग, जैसे इधर नहीं कहते मेरा अंबा दा बाग है, मेरा किन्नुआ दा बाग है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, वो इस चीज़ को माइंड नहीं करते, उनके वहाँ पे लीगल है। तो मरवाना, और मैंने फिर उनको कहा कि मुझे आप वीडियो कॉल करें, तो नॉलेज लेना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा जी ये पत्ते हैं, खुशे करते हैं, इनको ऐसे ऐसे करते हैं, तो पता नहीं होता है उसमें डालते हैं, क्रश करते हैं, तो फिर इंज भरींदा तो ये करींदा। मरवाना है, आइस है, उसके बाद कोकीन है, हीरोइन तो मामूली होगी ना। चर्स तो एक ज़रूरी चीज़ है ना। चर्स तो अब हर तीसरा बंदा ही पीता है। और हाँ, चर्स के बारे में बताओ, चर्स में अट्रैक्शन कैसे पैदा करते थे लोग। ओ जी इनू पीन वाले ना बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम लेके ना, वो भी ओ जी ये शुगर नहीं होती। मैं आपको 15 से 20 ऐसे बंदे दिखा सकता हूं जो रेगुलर चर्सी थे, ऑन कैमरा तो कोई नहीं कहेगा, और सारे शुगर नल मरे ने। ठीक है, ये अट्रैक्शन पैदा करते हैं। आपने भंग वाले पापड़ खाए हैं? एक दफ़ा मुझे किसी ने भांग के पकौड़े खिला दिए थे, वो मैं बकौल लोगों के, मुझे तो नहीं याद। उन्होंने मुझे कहा कि आपने, हमने गाना शुरू किया है, हॉस्टल की बात है, कॉलेज दौर की। कहता अब 2.5 घंटे गाते ही रहे हैं। फिर इतनी सी बारीक नाली थी, इतनी 1 फुट भी नहीं होगी। कहता वो आपने जंप ही नहीं की। मैं डर गया, मुझे नहीं याद कुछ, लेकिन लोगों ने बताया। वो किसी दोस्त ने भांग वाले पकौड़े, भांग वाले पापड़ तो अब भी शायद मिलते हो। मैंने एक दफ़ा बड़ी देर पहले, तब सिर्फ पैनोरामा होता था, अब तो बड़े ब्रांड्स खुल गए ना, तब सिर्फ पैनोरामा होता था। वहाँ पे शॉपिंग करके निकले, वहाँ से ना वो नई कोई एक तो ये हम जीन्स पहनते हैं ना, तब स्ट्रेच नहीं होती थी, अजीबो गरीब सी एक पैंट आई थी, वो चीनो। फेडेड, अजीबो गरीब आई थी। तो वो उसने लेके निकले, तो बाहर पापड़ वाला था। तब हमारी एंटरटेनमेंट, अब तो हम स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं ना, बीमारियां लग गई हैं हमें कि जी वो सस्ती जुत्ती नहीं पानी। ठीक है, यहां से खाना नहीं खाना, भावें वो रेडी वाले दे चने टॉप ऑफ द लाइन होन, हमने किसी स्टेटस की जगह से खाना है जहां पे बिल्कुल फीका पकवान हो। ठीक है, तो मैं बाहर निकला तो पापड़ लिए, मुझे कहता हूँ स्पेशल पापड़ आया। उसने पापड़ वाले को कहा, उसने यूं देखा, उन्होंने कहा बच्चे से हैं, कोई पुलिस वाले कहता है। उसने एक साइड से निकाला, वो ग्रीनिश टाइप का था और इतना सा था, दूसरा पापड़ इतना बड़ा था, ये वाला इतना सा था। उन्हें कहा दे दो। उन्होंने गर्म करके, तो उसने इतना सा मुझे दिया, तो वो कड़वा सा लगा। मैं कहा यह फजूल है, उसने नहीं मुझे बताया, और वो खा गया। तो थोड़ी देर बाद वो, जब हम कॉलेज पहुंचे, तो वो उल्टी झूम रहा सीधी, था? नहीं उल्टी सीधी बकवास शुरू कर दी बातें। मैं क्या पता नहीं पागल हो गया। वो फिर हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, उनको मैंने कहा बट साहब इनू की होया? कहते की है? मैं क्या पैनोरामा तो निकले, असं मैं भी पापड़ खादा, इन्हें भी खादा। उन्हें कहा केड़ा? मैं क्या एक छोड़ कर, भंग वाला खा गया। और ये नशा तो शुरू से, और जो नशा अब गंदा करता है ना, आपने कभी उसके पास बैठना है, वो आपको उसकी ऐसी ऐसी क्वालिटियां बताएगा, आपका दिल करेगा कि यार मैं। अब पिछले दिनों की बात है, एक जगह पे गया मैं किसी पार्टी में, तो वहाँ पे ये नहीं वो गोलियां जो खा के बंदा डांस बड़ा करता है, वो वाली। उस बंदे के मैं वो 500 की एक दे रहा था, और एक शायद 2-2.5 हज़ार की थी। उसने मुझे उसकी इतनी क्वालिटीज़ बताई कि मेरा दिल करे कि मेरे को 2-3 पत्ते ले लवां। इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। जो लोग आपको हेरोइन पे लगाते हैं, वो उसके फ़वायद बताते हैं ऐसे ऐसे। अब देखें ना, जो मैंने जुमला आधा कह दूं, अगर कि आइस पीने वाला कभी बूढ़ा ही नहीं होता, तो हर बंदा आइस पे लग जाएगा। अगर मेरा बाकी जुमला मैं कह दूं कि जवानी में मर जाता, लोगों ने आधा जुमला कहते हैं कि आइस पीने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता। देखो फरकान शाह ने नहीं सीखा, ये एडिट कर देंगे, अगला जुमला नहीं बताएंगे कि जवानी में मर जाएगा। अच्छा, इस साल 2025 में ना हमने डांस पार्टीज भी काफ़ी सुनी लाहौर में। हमने पहले कसूर का एक वाकया देखा, उसके बाद लाहौर में भी हुआ, और लेकिन वो फिर जो मुस्तफ़ाबाद वाला वाकया आपने देखा है, जिसमें वो, मुझे SHO का नाम भूल गया, जो मुअत्तल भी हो गए थे। ठीक है, तो उसके साथ क्या हाल हुआ था
पर्चा खारिज हुआ था कि नहीं हुआ था? मेरे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, उनके बेटे थे उनमें, और बड़े वो बिग गन्स हैं। वो सैयद ही थे, शाह साहब थे, एसएचओ, मुझे नाम पता नहीं क्यों ज़हन से निकल गया। उसको अभी तक बहाल नहीं हुआ वो। डांस पार्टी थी या कॉन्सर्ट था? अब ना एक हमारा सिस्टम है कि फड़े जाओ तो कंसर्ट है, ना फड़े जाओ तो पार्टी है। कंसर्ट जौन सा ना वो कहीं ओपन प्लेस पे होना चाहिए ना। एक और आप कहेंगे इस बंदे की जिंदगी च वाकया थी बड़े ने। मैं उम्रे पे गया, मेरा एक दोस्त था अरबी, यहाँ पे कहीं वो ट्रेनिंग पे आया था। ख्वाहिश होती है ना कि उससे मिले। मैं कहा यार ये 90s में हमारा मिला था, मैंने उससे मिला, उसने मुझे कहा कि तुम मेरे घर चलोगे। शॉर्ट करके सुनाता हूँ। उसके साथ 4 औरतें बैठी थी पीछे, जीएमसी गाड़ी पे वो आया। तो मैंने उनमें से उससे पूछा कि ना जो साड़ी भाभी केड़ी है। वो इंग्लिश स्पोकन भी था, पंजाबी भी बोलता था। पाकिस्तान में काफ़ी देर पता नहीं किस ट्रेनिंग पे आया था, कोई आया था, रहता रहा, और फैसल टाउन फ्लैट्स में रहता रहा। तो उसने कहा चारों तेरी भाभी हैं। हमारे लिए नई बात है ना। आप मैरिड हैं? चलो फिर आपको क्या पता हो। मैरिड बंदा घर जाके सिर्फ इतना ही कह देना मैं दूसरी शादी करनी है, तो उसके बाद उसका चेहरा बुझा बुझा सा अजीब सा मिलेगा। मैंने उसको कहा कि वो है की, तो मैं उससे बात कर रहा था, तो उसकी एक वाइफ थी, वो गालबन अफगानन थी। तो उसने उससे पूछा कि भाई क्या कह रहे हैं। उन्हें कहा साढ़े मुल्क ते दूसरी शादी अगर आप कर लेना तो आप समझें कि मर ही गए। सिर्फ आपने ऐलान करना है। अगर जिसकी 2 शादियां वो किसी फैमिली फंक्शन में जाएगा तो औरतें माइयाँ है जिन्हें 2 इस तरह उंगलियों के इशारे करते हैं। ठीक है। तो मैं कहा यार, उसने मुझे पूछा कि वो स्पोकन इंग्लिश थी भी साथ थी ना, दूसरी जो टोटल अरबी थी। उसने कहा ब्रदर वेयर यू फ्रॉम? मैं क्या, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। कहती ओ आई सी योर प्रॉब्लम। ओ मैं क्या, सानू सारी जिंदगी तो समझ नहीं, इन्हें 2 मिनट में समझा दिया। तो मैंने कहा कि ये क्या है? कहती कि आप लोग, उसने जो मेरे साथ उसकी डिस्कशन हुई ना, कहती आप लोग हिंदू माशरे से लैदा हुए हैं। ये जो हमारी शादियों में मेहंदी का फंक्शन है, ये इस्लाम में है? नहीं। अगर वो जायज़ है, स्टेज पे डांस जायज़ है, स्टेज पे जो, और सिर्फ रक्स नहीं, मुजरा। मुजरा भी नहीं, जू मानी जो अपने अज़ा की वो शायरी करती हैं ना, मैं वो अल्फाज नहीं, क्योंकि माएँ बहनें देखती हैं, जो अज़ा की वो शायरी करती हैं ना, सारे शायरी ऐसी करती हैं कि ज़लज़ला आ जाता है। क्योंकि अल्फाज का चुनाव भी ऐसा करना है और लोगों को समझाना भी है। ज़लज़ला समझते हैं ना स्टेज पे जब डांस करती हैं। तो ये सारा उसने फिर मुझे इस मसले का हल बताया। हल क्या है? कहती है आप हिंदू माशरे से ज़्यादा हुए हैं, आप हिंदू माशरे की रसूमात है आपके अंदर, इसलिए। कहती है मुस्लिम है और मेरा खामद अब 5वीं शादी कर रहा है और हम इसकी शॉपिंग करेंगी। मेरे लिए ये नई बात थी। मैंने फिर एक दफ़ा आया, क्योंकि मैं उम्रे पे गया हुआ था, बड़ा रिलीजियस सा माइंड हुआ था। मैं क्या अल्लाह मियाँ जो सऊदी अरब पैदा कर देंदा तो फिर की सी। ख्वाहिश तो कर सकता है ना, अब नहीं हुए तो ना सही। अब जब जिस दौर से मैं हूँ वहाँ पे ना वीसीआर में फ़िल्में आती थी, उसमें जो मुजरे के गाने होते थे उसका नाम क्या लिखा होता था? बेबस कलियाँ। ठीक है। और ऐसे ऐसे नाम, और लोग म्यूजिक, मेरे बड़े दोस्तों के म्यूजिक सेंटर थे, हमने वहाँ पे बैठे हो ना, काम तो होता नहीं, कॉलेज से आए वक्त तो गुजारना है, किसी के म्यूजिक सेंटर पे बैठ के एक फिल्म लगा ली, देखते रहे। तो क्या नाम है जी? बेबस कलियाँ। और ऐसे ऐसे नाम के जो मैं नहीं दोहरा सकता। और ये जलजले से जो समझदार लोग हैं ना, जो शौक से स्टेज के गाने देखते हैं या स्टेज ड्रामे देखने जाते हैं, वो समझ जाएंगे। तो वो भी तो चल रहा है ना। और वैसे कहते हैं कि रक्स अज़ा की शायरी है। इतनी डेंजरस शायरी तो मैंने कभी देखी नहीं। कभी वो दीवार की तरफ मुंह करके डांस शायरी हो रही है अज़ा की, तो कभी वो मैदान की तरफ आके, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, समझ नहीं आती। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा मियाँ अहमद जावेद, आदिल रशीद साहब जो हैं उनके साहबजादे, उनका कत्ल हो जाता है किसी डांस पार्टी में। वो पूरा वाकया क्या था? आदिल रशीद साहब और मैं एक ही इलाके से हैं। एक मेरे दोस्त हैं फीफ सिद्दीकी, ये जो अकेडमीज़ हैं यूनिक, उनकी मशहूरी नहीं मैं कर रहा, हम दोनों एक ही इलाके के बचपन के हैं। आदिल रशीद साहब के बेटे की डांस पार्टी वाली बात गलत है। आप मुझे ये जो कमरा है, ये 10 बाई 10 का होगा। इसमें 7 बंदे बैठ जाएं तो इस पे डांस पार्टी हो सकेगी? अगर ज़ोर से ठुमका लगेगा तो आपका ये माइक गिर जाएगा, उस साइड का लगेगा तो लाइट गिर जाएगी। वो 5 मरले का घर था। मैंने आप ही के चैनल पे, मेरे एक मोज़िज़ बड़े भाई कह रहे थे कि 10 से 12 मरले का था। मैं वहाँ पे, क्योंकि ना उसी साइड का रहने वाला हूँ, वो 5 मरले का घर था। वहाँ पे एक लड़की और एक लड़के की आपस में लड़ाई हो गई थी।
वो लड़की का नाम मैं नहीं लेना चाहता, बट करके नाम है, किसी की अल्लाह ने हमारे कई पर्दे रखे, हम किसी का पर्दा रखें। तो वो 10-12 मरले का, लोग कह रहे हैं वो 5 मरले का घर था एग्जैक्ट। वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की का ब्रेकअप हो गया था। इसका मियां अहमद जावेद से नहीं, ताल्लुक क्या था? किसी और लड़के का और किसी और लड़की का। ये वहाँ पे मुसालियत कराने आए, ठीक है। ये वो दोस्त किसके थे, उस लड़की के या उस लड़के लड़के के। इन्होंने कहा कि यार तुम एक दूसरे पे, जो आजकल चलता है, बड़े बड़े बदमाश भी अब टिकटॉक की हद तक ही आएंगे, जो सीसीडी ने हल कर दिया, अब सारे टिकटॉक पे बदमाशियां करेंगे ना, पिस्तौल तो किसी से चलाया नहीं जाना। तो ये सुलह कराने गया है। और मैं कहूँगा कि उस बच्चे का वक्त पूरा हो गया था। आदिल रशीद की फैमिली को मैं जानता हूँ, वो इंतहाई जेंटलमैन लोग हैं, थॉरो जेंटलमैन। जो एक मुबैना इतला के मुताबिक कि मियाँ माया, क्योंकि वो मेरे लिए एक लम्हा फिक्री है कि एक तरफ वो उसको एविसीना हॉस्पिटल में लेके जाता है, हॉस्पिटल का नाम भी एविसीना, आपके प्रोग्राम में मैंने उसका नाम थोड़ा सा मुख्तलिफ देखा, अस्पताल वाले ना घबरा जाएंगे साਡਾ नाम बदलता है, तो हॉस्पिटल का नाम एविसीना, वहाँ पे लेके जाता है, तो वो कहते हैं रिसीव डेड, ठीक है। तो उस बेचारे को ना बस वो होता है ना कि चुदरा का शौक। हालांकि मियाँ आदिल रशीद वगैरह एक डेरेदार लोग हैं, इनके अपने डेरे हैं। वो एवं सुबह नौजवान था ना, बच्चा था, वो उधर डीएचए के इलाके को पसंद करता था। इनके इसके जो हकीकी चचा हैं वो भी उधर रहते थे, वो भी वहाँ पे आता है। जब मैं तो कहूँगा कि उसका वक्त मुकर्रर हो गया था। वो लड़की लड़के की सुलह में, वो लड़का जब आता है तो उसके साथ कोई और आता है, फिर गनमैन आते हैं, वो गोली चल रही है। उसमें जो मियाँ माया है ना, असद के माया क्या, वो जो वीडियोस मैंने देखी हैं उसमें डेड बॉडी को वही लेके जा रहा है हॉस्पिटल ना। फायरिंग करने वाले कौन है? वो भी कोई लाहौर की। और मियाँ माया उनको रास्ता भी दे रहा है कि इधरों दी निकल जाओ। हुसैन से मेरी दोस्ती, यजीद को मेरा सलाम। उसमें क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक मियाँ आदिल रशीद को जितना मैं जानता हूँ, मुलजम तो बड़ी दूर की बात है, वो जिंदगी में मदई भी पहली दफ़ा बने होंगे। उन्हें थाने के प्लस माइनस का नहीं पता, ठीक है। एक बंदे को ना, मैं उसी इलाके में रहे हैं ना सारी जिंदगी, तो उनको प्लस माइनस का इल्म ही नहीं है, थाने आपकी कचहरी का। आपकी नज़र में उस दिन उस 5 मरले के घर में जो कुछ हुआ, कत्ल की वजह क्या चीज़ बनी? कत्ल की वजह ये बनी कि हम लोग अपने बच्चों को जो ज़्यादा पैसे दे देते हैं ना, वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जो बाहर से लोग आए वो भी अमीरों के बच्चे थे, उन्होंने कहा हमसे बेहतर कोई नहीं, ये अपने आप को सुपीरियर था, इसने उनको जो रिस्पेक्ट नहीं दी। अब मैं आपके पास आता हूँ, मैं अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा मायानाज एंकर हूँ कि मुझे 100-150 व्यूज़ पड़ जाते हैं मेरे प्रोग्राम पे, तो आप मुझे लिफ्ट नहीं कराते। तो आपका और मेरा पर्सनैलिटी क्लैश समझते हैं, ये पर्सनैलिटी क्लैश है अकॉर्डिंग टू माई असेसमेंट, बिकॉज आई वुड नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ अकरेंस। लेकिन जो सुना सुनाया उसके मुताबिक ना, ये पर्सनैलिटी क्लैश है। और वहाँ पे जो इल्ज़ामात है कि डांस पार्टियाँ होती थी, ये वो नौजवान बच्चा है, मैं मान लो कि वो घर 5 कनाल का लगा लें, वहाँ पे मुजरा हो रहा था, अब डांस पार्टी का लफ्ज़ भी काट दें, कत्ल की जस्टिफिकेशन है, तो बस उसके साथ ज्यादती हुई है। हाथापाई स्टार्ट हुई, गाली गलौज स्टार्ट हुई, या दोनों साइडों से फायरिंग हुई? नहीं, उसके अहमद जवेद के पास पिस्टल की कोई इतला नहीं थी। वो और टाइप का ना, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी तो होता है ना, वो बस उसमें था कि मैं, हालांकि वो डेरेदार था, अगर करना चाहता तो उनका अपने डेरों पे बैठ के लोगों के फैसले करता। ये वो बस इस तरह यारी दोस्ती, ऐਵੇਂ नहीं होता कि यार मैं इनकी सुलह करा रहा हूं, इनका ब्रेकअप हुआ, मैंने तुम्हें कह दिया। मैं जब उधर गया हूँ ना माल्टाउन में, तो वहाँ के जो गार्ड्स हैं ना, वो बता रहे थे कि मियाँ अहमद जवेद, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो रात को 4 बजे भी अगर वापस घर आया ना, तो हम सब के लिए वो खाना लेके आया, और एक क्लास खाना जो वो खुद खाता था। इस केस के अंदर जो मुल्जिमान हैं वो भी कह रहे हैं काफ़ी बाअसर लोग हैं, इंसाफ मिलता देख रहे हैं अहमद जावेद को? इंसाफ हमारे मुल्क में मिल जाता है, लेकिन ला नोइंग पर्सनैलिटीज़ को, कानून जौन सा है ना, इसमें अब हमारे माशरे में ये होता है कि जो एप्लीकेंट होता है ना, जो विक्टिम होता है, उसने जो एप्लीकेशन देनी है उसकी एफआईआर हो जानी है। अच्छा, सीसीडी इतनी एक्टिव है, तीफी बट की भी कोई बचत नहीं हुई? जो रायवंड के अंदर 30 रुपए के झगड़े पर 2 भाई मार दिए, उनका भी मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबला हो गया या साथियों की फायरिंग से मारे गए।
तो इन हालात में एक बच्चा 28-29 साल उसकी उम्र है, उसके साथ ज़्यादती हुई, उसका कत्ल हो गया, तो जो उसके मुल्ज़िमान हैं, क्या उनके साथ कुछ इस तरह के वाक़यात उनके साथ ही छुड़वाने आएँगे? कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि तीफ़ी बट का जो मर्डर है वो मैं तो मर्डर कहूँगा ना, क्योंकि साथियों की फायरिंग से हुआ ना, हाँ, काउंटर का लफ़्ज़ तो कत्ल है, बनता ही नहीं। ऑब्वियसली कत्ल है। तीफ़ी बट का जो मर्डर हुआ है ना, वो एक और चीज़ थी। इसमें मेरे हिसाब से जो एक लड़का है ना, वो असला डीलरों का जो है कोई, उस पे शायद को पहले एफआईआरें हों, बाकी सारे इनोसेंट हैं। क्योंकि आप जो बीइंग ए इस्लाम के बारे में आपको तो माशाल्लाह ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तो नकलें मार के पढ़े हुए हैं कि इस्लाम में ना कसास दियत का कानून है। इसका लेकिन मतलब वो समझते हैं? मर्ज़ी पर है कि अगर वो लेने वाला कबूल करता है। लेकिन इसका मतलब मेरी अक्ल के मुताबिक कि हर एक को एक मौका देना। अगर पहली बार दफ़ा का जुर्म है ना, तो उसको मौका देना। सीसीडी की पॉलिसी आपको मुझसे बेहतर समझ है, आप तो माशाल्लाह बड़ा, हम तो कभी-कभी हमारे पास तो नेट वो मोबाइल पे भी न्यूज़ सुनने का टाइम कम मिलता है। सीसीडी की जो पॉलिसीज़ है ना, वो ये हैं कि जो, अब मैं क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ उनके लिए, वो मकार के लिए क्या लफ़्ज़ यूज़ होगा इंग्लिश में? कनिंग। जो कनिंग पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके ऊपर केस हो जाए और वो उसके रास्ते समझते हों कि इस क्राइम से कैसे बचना है, गवाह बिठाना है, पिस्तौल मालखाने से चेंज कराना है, इंज करना है, इंज करना है। और अब जो मेरे पास इत्तला है सीसीडी की, वो बड़ी खौफनाक है। क्या है? अब जो नारकोटिक्स का काम करने वाले हैं उनको भी साथी छुड़ाने आएंगे, मेरी एक मुबैना इतलाक। और जो जुए की बड़ी है ना, जो बाज नहीं आते साथी, उनको भी छुड़ाने आएंगे। आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे। मैं तो ये समझता हूँ कि नेफे में जो पिस्टल चल रहे हैं ना, वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं तो उससे सेटिस्फाइड हूँ। आप ये कुछ बड़े वाक़यात मैंने भी रिपोर्ट किए हैं। वो जो बदबख्त लोग हैं, एक बंदा मेरे सामने होता तो शायद मैं गोली मारने की ताकत तो नहीं रखता, उसके सर में पत्थर मार-मार के उसे मार देता। जिसने सियालकोट 2 घरेलू बेचारी ख़वातीन जा रही थी और मोटरसाइकिल पे जो निकलता था और हाथों का गलत इस्तेमाल किया, ठीक है? और उसके बकौल वो 2-3 घंटे रोज़ पेट्रोल डलवाता था 3-4 लीटर, और इस मकसद के लिए निकलता था। फिर एक और वाक़या है, वो सीसीडी कान्हा के इंचार्ज हैं, उनका नाम मेरे इमरान यूसुफ। उन्होंने एक वाक़या किया कि एक शख्स, ये थाना वादत कॉलोनी की एफआईआर है, पहली उस पे गुब्बारे बेचता था। एक मासूम बच्ची, नियर अबाउट शी वाज़ 6 टू 7 ईयर्स मैक्सिमम, साइकिल पे आ रही, वीडियो मेरे पास है। वो उसके साथ ऐसी नाज़ेबा हरकत करता है कि आपकी सोच हो सकती है। आफ्टर दैट जब इमरान यूसुफ देखे ना, इसमें अब सीसीडी को, अब वो, उसकी रेडी का नंबर प्लेट नहीं है, ठीक है? उसने वहाँ पे कोई अपनी आईडी नहीं शो की, जस्ट सीसीटीवी फुटेज। और ये इमरान यूसुफ को अगर मैं क्रेडिट देता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं जी, और वो मेरे को दोस्त भी नहीं है, होता ना दोस्त को बंदा बुलाइज करे। अब मैं इमरान यूसुफ को अगर क्रेडिट देता हूँ तो इस चीज़ का देता हूँ कि जस्ट उसने सीसीटीवी फुटेज से उस बंदे को ट्रेस किया। और एक और आपको वाकया सुनाता हूँ, यही इसी वाकये से रिलेट। जब वो ये 5 नंबर स्टॉप के कहा, यहाँ पे वो उसको ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है? पुलिस की ये है ना कि एक बंदे की जस्ट सीसीटीवी फुटेज आती है तो बंदा लब लेन देना, तो ये क्वालिटी हुई ना। आप ढूंढ सकते हैं, मैं ढूंढ सकता हूं। उन्होंने कैमरा टू कैमरा जो उनका भी प्रोसीजर है उसमें कर लिया। उस बंदे की मेंटेलिटी देखें, गुब्बारे वाले की, बच्ची के साथ बेहुदा हरकत, ये वो जो भी, दफा हो गया। इचरे में उसने क्वार्टर लिया था, वो पुलिस ट्रेस करती, वहां से वो भाग गया, ठीक है? पुलिस उसको ट्रेस करती करती इधर फिरोजपुर रोड पे आती है, तो वो ही शख्स एक गधी के साथ राजो न्याज हो रहा था। गधी के साथ, ही आपने सेंटेंस, मेरे पास उसकी वीडियोस भी हैं, गधी के साथ भी। और उसका एक दोस्त उसकी वीडियो बना रहा था। और सीसीडी जब अटैक करती है उस पर पकड़ने के लिए, उसे हैंड्स अप करती है, तो क्या इस बंदे के नेफे में पिस्तौल चलना जरूरी नहीं था? ठीक है? और फिर वो अपने बयान में बाद में मानते हैं कि जी मेरी गलती हो गई, मेरे से ऐसे हो गया। तो मैं इसको कहता हूं कि घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ा दिया, ये वर्ड मैंने दिया है। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हो रहा है। आप देखें, अब हमारी बच्चियां, अगर मैं, मेरे अंदर ह्यूमैनिटी है ना, तो हर बच्ची मेरी बच्ची है।
इस तरह की जो बच्चियां बाहर निकलती हैं, उनको जो लोग इस तरह का हरकत व सकनात, मैं ये कहता हूं कि 6-7 साल की बच्ची की ये बेहुरमती करते हैं। बच्चा फरिश्ता है ना, तो फरिश्ते की तो बेदबी होती है ना, तो ये उनकी बेअदबी करते हैं, बेहुरमती करते हैं। इनके लिए इस जैसी सज़ा दी बेस्ट है। और जितने लोग जहालत देखें, इसकी वजह क्या है, ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं रोज़, पता है क्यों? आप कभी कब्रिस्तान गए हैं? वहाँ पे जब हम लोग जनाजा लेके जाते हैं ना, तो हम ये समझते हैं कि ऐसी जिन्हों दब्बन आए हैं ना, इन्हें ही मरना सी, हमने नहीं मरना। जो लोग इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आते, वो कहते हैं ए ते पागल सी, फड़िया गया, ऐसी थोड़ी फड़िया जाना। अच्छा, और ये जो सोशल मीडिया पे वीडियोस डाली जाती हैं, इनके बयान होते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है, इससे डर बैठ जाएगा। सर, इसके लिए मैं प्रोग्राम क्यों करता हूं? मैं इसलिए करता हूं कि लोगों को अवेयरनेस है। देखें, जिनके नेफे में पिस्तौल चलता है वो भी तो मेरे पाकिस्तानी है ना। देखें ना, पहले मुसलमान भी हैं और दूसरे जो जिस मर्जी मजहब से हो, ह्यूमैनिटी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे। तो हमें, अगर हम उनके मानने वाले हैं, तो हमारी हमदर्दी हर इंसान के साथ होनी चाहिए। ये बोलने का मकसद, आज भी बोलने का मकसद ये है कि कोई हमें देख के अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है, वो बच जाए तो बेहतर नहीं है? ठीक है, तो माफ़ी का है ना हमारे अंदर। तो मैं ये चाहता हूं कि इस चीज़ पे बोलना, लोगों को वीडियोस बनानी चाहिए। और ऐसे इमरान यूसुफ टाइप के जो पुलिस वाले हैं, इनको अप्रिशिएट। आप उस बंदे का मेंटल लेवल देखें कि अगर उसके नेफे में पिस्तौल ना चले, वो बच्ची के साथ नाजेबा हरकत कर रहा है, और उसको पता लग गया कि पुलिस ने जो मैंने इछरे में क्वार्टर लिया था वहां पर रेड कर दी है, ठीक हो गया, और वो फिर गद्दी के साथ राजो न्याज हो रहा है। जो लोग गांव के हैं वो समझ गए होंगे कि गद्दी से राजो न्याज कैसे होता है। और वो वीडियो है, क्योंकि जो उसका दोस्त वीडियो बना रहा था, फोन छोड़ के उसने पुलिस देखी तो दौड़ लगा दी, पुलिस ने वो काबू कर ली। अब मेरा कोई ताल्लुक था किसी से, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं कहा यार ये जो उसके मोबाइल की कोई वीडियो, और वो गद्दी वाली वीडियो, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा ये तो दरिंदा है। और ये इस तरह के जो लोग हैं, वो, उनको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, समझ गया? एक नॉर्मल आदमी, आप एक देखें, एक बंदा घर से निकलता है बच्चियों की ऑफिस जाने या स्कूल जाने के टाइम, या वो छुट्टी के टाइम 2-3 लीटर पेट्रोल डलवाता है, और सिर्फ हाथों का गलत इस्तेमाल करके वो वापस आ जाता है, और वो ज़हनी तस्कीन हासिल करता है इससे। ज़हनी मरीज़ है। ये वो एक पेशेंट है, मैं उसको एक नॉर्मल आदमी नहीं मानता। तो जो एबनॉर्मल है ना, उसको वो परमानेंट एबनॉर्मल कर देते हैं। जेल में इनकी अलहदा बारह कब बनेगी, क्योंकि अब इनके जेल में रेप होने का खतरा है, क्योंकि ये अब ख्वाजा सराब बन के जेल जाएंगे ना। तो क्योंकि ये नहीं होता, एक मैं आपको और बताऊं कि नेफे में पिस्तौल चल गया तो उनके कहेंगे चल बेटा उनकार, उसके बाद वो हस्पताल का प्रोसीजर गुजारेगा। जब हस्पताल से वो फारिग होगा, उस पर वो पुलिस मुकाबले की और ये सारी FIR होंगी, फिर वो 13-20-65 की पर्चा होगा जो उसने पिस्तौल, फिर वो जुडिशियल होगा, फिर वहां से उसकी बेल होगी, सजा जजा का जो निज़ाम है, ठीक है। इस इनकाउंटर का पर्चा CCD में होगा, जो उनके पुलिस स्टेशन बने हुए हैं ना, FIR जहां पे लॉन्च होती है, ये वहां पे लॉन्च होगा। तो क्या ये गलत हो रहा है? सही हो रहा है। अगर आप जिस बच्ची के साथ वो CCTV फुटेज आई है, फॉर द टाइम बीइंग उस बच्ची को अपनी बच्ची समझे। मैंने इंटरव्यू किया आफ्ताब फुल्लरवान साहब का ना, मुझे बड़ा उनका, मैं उनका इस बात से फ़ैन हो गया हूँ। अगर कहेंगे तो मैं आपको दूँ, उन्होंने कहा इसी तरह, मैंने लोगों से कहा कि यार आप लोग तनकीद जो करते हैं, तो उस बच्ची को, उस औरत को, उस बहन को अपनी, एक दफ़ा अपनी बेटी बहन समझ के तो देखें। आप इससे ज़्यादा की ख्वाहिश बनने के जानों मार दो। तो उन्होंने कहा कि हर औरत, हर बेटी CCD की बेटी है, हर माँ CCD की माँ है, हर बहन CCD की बहन है। जब एक इदारा हमारी माँओं, बेटियों, ये सारे लाहौर की बच्चियां हमारी बच्ची हैं ना, तो हमारी बच्चियों को अपनी बच्चियां तस्लीम कर रहा है और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा रहा है, तो वो इदारा काबिल इज्जत नहीं है। ऐसे ही। ठीक है, कौन बंदा इस चीज़ की FIR कराएगा कि मेरी 7 साल की बेटी, हमारे यहाँ पे ये है कि वो लोकी की कहेंगे, लोग रिपोर्ट नहीं करते, और ये अगर CCTV फुटेजेस ना आए तो इस तरह से ये हो भी ना मामला। लेकिन एक चीज़ को मिसयूज़ भी किया जा रहा है। क्या? ये जो प्रोफेशनल खवातीन है ना, वो 376 का पर्चा करा के ना,
बाद में 70-70 लाख में सुलह कर रही हैं। 376 ऐसी दफ़ा है कि जिसकी चुटकी बाद में बजती है तो पर्चा हो जाता है। अच्छा, लेकिन आज के टाइम पे इन दिनों जो एक नया कानून भी आया है, एंटी रेप, आप जो है वो किसी पर रेप का पर्चा कटवा कर बाद में बैक नहीं हो सकते, आप पर पर्चा उल्टा हो जाएगा। ये तो एक फैसलाबाद में वाक़या हुआ है ना। रायवंड में भी हुआ है। रायवंड में वो जो पुलिस वालों ने अंदर औरत के साथ किया था, बड़ी गलीज वीडियोस आई थी। लेकिन इसमें अभी भी लोग दिहाड़ीबाज ना, बड़े तरीके हैं उनके पास, ठीक है। और ये ऐसी कमाल खवातीन का, इनका मेडिकल हमेशा पॉजिटिव ही आता है यार। डॉक्टर भी मिले होते हैं ना। ना मिले हो, इनका वैसे प्रोसिक्यूशन का बिजनेस से वो रिलेट है, तो इनका मेडिकल तो पॉजिटिव ही आना है ना। तो वो और बाकी बड़े बड़े मशीर उनके साथ होते हैं। तो मेरे पास ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि मैं आपको हैरान हो जाए आप सुन के, लेकिन वो बता नहीं सकता। बाज बुजुर्ग बेचारे बड़े गंदे हो जाएंगे। 65-70 साल के बंदे को नौजवान लड़की फ़ोन करती है, हनी ट्रैप। उसको हनी ट्रैप करती है, क्योंकि सारी जायदाद तो बाबा जी के नाम होती है ना, बच्चों के नाम तो बाबा जी ने मरना है तो नहीं है। शुगर डैडी बनाती है। वो शुगर डैडी बना के, और सेम टाइम उसकी प्लेस ऑफ अकरेंस से ही वाशरूम में जाके 15 कर देती हैं। अब जो बाबा जी के बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, मैरिड हैं, दमाद हैं, वो आके कहते हैं तुसी मुंहों पैसे कड्डो, तो फिर दे देते हैं। तो वो तो पर्चा होगा, मेरी बात फॉलो करें, FIR लॉन्च होगी तो बाद में वो मुकरेगी तो फिर ही है ना। तो अगर एप्लीकेशन में साथ है मुतलका जो रात के 1 बजे 15 हुई है, उस वक्त तो SHO तो घर चला गया, एक बेचारा अकेला थानेदार गश्त कर रहा है, उसको उसकी मेहनत की कमाई मिल जाए तो कहेगा मेरा केड़ा जाओ। एक लफ्ज़ लिखना के गलत फहमी की बुनियाद पे, इस पे जब 15 हो ना, तो उससे भी किसी को बैक नहीं होने देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि FIR। और एक रिक्वेस्ट और है कि जो औरत एप्लीकेंट हो उसको CRO चेक करें। रावलपिंडी में जो हुआ था, एक ही औरत थी, वो मुख्तलिफ ID कार्ड से FIR उसने कराई हुई थी। वो वहाँ के जो पिंडी के जो थे SP साहब के और DPO साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करके उसको ट्रेस किया था, और उसमें पुलिस वाले भी थे और बड़े बड़े इदारों के लोग थे। अजीबो गरीब है, इसको सुधरते हुए टाइम लगेगा, लेकिन अब कुछ बेहतरी की उम्मीद है। CCD के बाद ना काफ़ी चेंजिंग्स हैं, और मज़ीद ऐसी चेंजिंग्स आने वाली हैं कि मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से, आपने डायनासोर का नाम सुना हुआ है, देखा हुआ है? नहीं, वो तो एक AI जनरेट में है ना, वैसे वैसे तो नहीं ना देखा हुआ। जिस तरह डायनासोर नापैद हो गया ना, इस तरह जब आपकी शादी होगी, अल्लाह खैर से आपको बच्चे देगा, तो आप अपने बच्चों को बताया करेंगे कि लाहौर में डाकू होते थे, बदमाश होते थे। फिर आपके बच्चे पूछा करेंगे कि वो कैसे होते थे, लंबे लंबे बाल थे, उनके दांत बाहर थे। इतनी ये नापैद हो जाएंगे। CCD अगर कोई पॉलिटिकली या कुछ ऐसा ना हो गया, ये इदारा हुकूमत के साथ रिलेट नहीं होना चाहिए। मेरी बात फॉलो करें। कुछ इदारे ऐसे बनते हैं, जैसे भट्टो साहब के दौर में कई इदारे बने, जब भट्टो साहब चले गए तो इदारे ख़त्म। वो जो भी बने, तो ये वो वाला नहीं होना चाहिए। इसको हमें CCD परमानेंट चाहिए। नहीं तो आपके जो व्यूवर्स हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि CCD को मुस्तकिल होना चाहिए कि आर्जी तौर पे होना चाहिए, वो लिख के आपको पता लग जाएगा। अच्छा, मैं तो आपको अभी बता देता हूँ इसका आंसर, मुस्तकिल होना चाहिए। मुस्तकिल होना, यही आएगा। मेरे प्रोग्राम जो मैं अपना कभी वीलॉग करूं, तो उसके नीचे अगर 500 कमेंट आया, हज़ार भी आया, एक आधा जो है जो क्रिमिनल मेंटालिटी है, जो दो को गालियां देते हैं, बाकी सबके पॉजिटिव आते हैं। CCD जिंदाबाद, वी लव CCD, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं आता। तो CCD होनी चाहिए। CCD के होने का मुझे क्या फ़ायदा? मेरी तो गुजर गई है। अब अगर कोई मुझे धमकियां दे रहा है, फ़ोन पे मुझे मार भी देगा, तो केड़ा कोई तलवार चला लेगा, कोई 5 साल पहले मार देगा, ठीक है। तो लेकिन मेरी अगली जनरेशन सिक्योर हो जाएगी। बच्चे आपके सिक्योर होंगे। नॉर्कोटिक्स पे जब इन्होंने स्टेप उठाना ना, और जुए कराने वालों पे, तो देखिएगा फिर सिर्फ जुआ और मनशियात और ये ब्रोथल हाउस ख़त्म हो जाए, मैं समझता हूँ 80% क्राइम ख़त्म हो जाएगा। फिर वही क्राइम रह जाएगा कि जैसे जी भाई ने भाई को गोली मार दी प्रॉपर्टी के लिए, चाचा भतीजे ना लड़ पाया, इस तरह की इंफॉर्मेशन आया। अच्छा, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन भी आई है मुबैना तौर पे, आपने मुझे बताया ऑफ द कैमरा, कुछ लिस्टें भी बन गई हैं तीफी बट के पुलिस मुकाबले या कत्ल के बाद। ये कुछ ऐसे लोग, ये लिस्टें उन्होंने ना, जो मेरी एक मुबैना इतला है कि 2010 से बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ABC 2010 में इस ग्रुप के साथ अटैच थे तीफी भट्ट के साथ। और उसके बाद वो उनकी बेशक दुश्मनी पड़ गई है, लेकिन वो उनके प्रूफ्स अगर मिल गए हैं तो उनको भी थोड़ा सा प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। कुछ लोग जो ऐसे अनाउंस कर रहे हैं कि जी मैं शूटर था, मैनू गोली मारी, ओदे कहन ते ये कीता, उनकी भी बारी आएगी। इस टाइम पे लाहौर में टॉप 10 कोई है? नज़र आपको कोई आ रहा है तो बता दें। एवं किसी बेचारे के साथ में अभी मुझे पसंद नहीं है तो मैं उस बेस पे उसका नाम ले लूँ तो वो अलग बात है। टॉप 10 गैंगवार, कोई गैंगवार नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। दोस्तों, अगर आपके ज़हन में ब्लैक ईगल से मुतल्लिक कोई भी सवाल है तो अभी कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि जब अगले पॉडकास्ट में हम ब्लैक ईगल्स पर बात करें तो आपके सवालात मैं उस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाऊं।